यानी आम आदमी पार्टी जो विरोध कर रही थी इस बगावत का और कह रही थी कि ये सातों के सातों डिस्क्वालीफाई होने चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ में, दल बदल कानून में, राज्यसभा के चेयरमैन ने उस दलील को नहीं माना। संजय सिंह पहले ही कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, कि हमने राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी लिख दी है कि इन सबको अयोग्य कर दिया जाए। लेकिन अब जबकि राज्यसभा के चेयरमैन ने इन सातों को बीजेपी का सांसद मान लिया है, अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कम से कम राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी की दलील को, मांग को खारिज कर दिया है और दल बदल कानून इन सातों सांसदों पर लागू नहीं होता है। कानून क्या कहता है उस पर आज फिर से चर्चा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह कह रहे हैं हमने तो बड़े बड़े कानूनविदों से सलाह ली थी, कपिल सिब्बल साहब से बात की थी। उनका साफ कहना था कि 10वीं अनुसूची के मुताबिक एंटी डिफेक्शन लॉ में इन सबको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी जब थोड़ा बैकफुट पर आई इस बगावत के बाद, तो उसने एक साथ दो मोर्चों पर केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। एक, बंगाल चुनाव में उतर गए अरविंद केजरीवाल, हालांकि चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, और दूसरा, शराब घोटाले का केस दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज सुन रही हैं, उनके खिलाफ अब सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। किस तरह का सत्याग्रह करेंगे अरविंद केजरीवाल जज के खिलाफ, वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा आम आदमी पार्टी के कैसे जो बागी सांसद हैं वो बीजेपी के बन गए, पहले जरा ये जान लीजिए। तो राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी के सातों सांसदों को, बागी सांसदों को, बीजेपी में विलय की मंजूरी अब दे दी है। बाकायदा एक चिट्ठी या विशेष सूचना जारी करके राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से दरअसल यह जानकारी आई है, यह लिस्ट आई है सारे सांसदों की, जिसमें बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 बताई गई है, और जो ये 7 बागी सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जो टूट कर गए हैं, इन सबको बीजेपी का सांसद बता दिया गया है। ये देखिए बाकायदा फोटो के साथ राज्यसभा की वेबसाइट पर राज्यसभा के सांसदों की लिस्ट में इन सबका नाम बीजेपी के सांसद के तौर पर अब रजिस्टर हो गया है। इसी के साथ बीजेपी के सांसद 113 हो गए और आम आदमी पार्टी के 10 से घटकर रह गए सिर्फ 3। मैंने बताया ना, जैसे कल ही संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को चिट्ठी लिखी थी कि इन सातों को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत यह अलाउड नहीं है, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई। अब राज्यसभा की बदली हुई स्थिति जरा देख लीजिए जल्दी से। बीजेपी के पहले 106 सांसद थे राज्यसभा में, अब हो गए हैं बढ़कर 113। आम आदमी पार्टी के 10 थे, अब घटकर रह गए 3। यह नया आंकड़ा। अब जाहिर है राज्यसभा के चेयरमैन ने तो मांग खारिज कर दी आम आदमी पार्टी की। अब अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है शिवसेना या एनसीपी की टूट की तरह, देखते हैं वहां क्या होता है। अब बीजेपी के ही कहना पड़ेगा, मेरे मुंह से बिल्कुल ठीक निकला। ये बीजेपी के सातों सांसदों के नाम जरा फिर से देख लीजिए, और उनको राज्यसभा में कौन सा नंबर मिला है यह भी देख लीजिए जरा। ऊपर दिखाइए, 106 सांसद थे ना बीजेपी के, 107 नंबर के सांसद हो गए अशोक मित्तल, 108 के हो गए राघव चड्ढा, हरभजन सिंह 109 नंबर पर आ गए, संदीप पाठक 110, विक्रमजीत साहनी 111, स्वाति मालीवाल 112 और राजेंद्र गुप्ता 113। यह राज्यसभा की बाकायदा लिस्ट में इन सांसदों के बीजेपी सांसद के तौर पर नंबर है। अब जरा इनको बीजेपी सांसद कहने की आदत आप भी डाल लीजिए। बीजेपी के सांसद अशोक मित्तल, बीजेपी के सांसद राघव चड्ढा, बीजेपी के सांसद हरभजन सिंह, बीजेपी एमपी संदीप पाठक, बीजेपी सांसद विक्रमजीत साहनी, बीजेपी सांसद स्वाति मालीवाल और बीजेपी के सांसद राजेंद्र गुप्ता। अब ये हो गए, ऑफिशियली हो गए, इसलिए मैं आपको बीजेपी एमपी लिखकर ये बता रहा हूं। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष ने, सभापति ने, उन 7 सांसदों का संज्ञान तो ले लिया जिन्होंने बीजेपी में विलय की घोषणा की थी, उसी के आधार पर उनके विलय को स्वीकार कर लिया, जबकि संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर हमें आपत्ति है। हमारी जो अयोग्यता की मांग थी उस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने विचार भी नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे पत्र पर विचार किया जाएगा और संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में यह फैसला सुनाया जाएगा और इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। संजय सिंह यह भी कह रहे हैं हमने बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञों से सलाह ली है, हमने कपिल सिब्बल साहब से बात की है, पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के पीडीटी आचार्य, उनसे बात की है। सबका यही कहना है कि यूं विलय नहीं हो सकता।
बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 7 सांसदों का बीजेपी में विलय स्वीकार हो गया है। आपके सभी सांसद, ये 7 सांसद अब बीजेपी के एमपी हो गए हैं। इन्होंने कभी भी अपशब्द नहीं बोले। जरा किरेन रिजिजू का बयान दिखाइए ऊपर। न कभी अनुशासनहीनता की, असंसदीय आचरण भी नहीं किया। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए में आपका स्वागत है और टुकड़े टुकड़े इंडी गठबंधन को अलविदा। ये किरेन रिजिजू एक्स पर लिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन कहते हैं हमने आपके 7 सांसदों के एफिडेविट निकाले जो बीजेपी में गए हैं। इससे पता चलता है कि आप सांसदों की औसतन नेटवर्थ 818 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सवाल यह है कि ये आम आदमी पार्टी कहां से है? ये तो सारे अरबपति हैं। क्या बोले संजय सिंह और अजय माकन, आप भी सुनिए। के पत्र का संज्ञान लिया है। जो 7 सांसदों ने लिखकर उनको दिया उसके हिसाब से उन्होंने विलय को मंजूरी दे दी। लेकिन जो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का हमने पत्र दिया है और 10वीं अनुसूची का हवाला दिया है, उस पत्र पे तो अभी सुनवाई भी नहीं हुई। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चेयरमैन साहब उसकी सुनवाई करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के हक में फैसला देंगे और इनकी सदस्यता रद्द करेंगे। अगर ऐसा फैसला नहीं आता तो फिर न्यायालय का रास्ता खुला है। तो ये 7 गए हैं और देखते हैं कि इनकी टोटल कुल नेटवर्थ कितनी है। इन्होंने एफिडेविट के अंदर डाला है और आप साथियों हैरान होंगे, जो मैं आंकड़े आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाले। 7 लोगों की टोटल तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर है, लेकिन जितने टोटल थे उसको 7 से डिवाइड किया तो जो प्रति राज्यसभा, प्रति व्यक्ति राज्यसभा जो इनकी नेटवर्थ है वो है 818 करोड़ रुपया। तो ये कहां के आम आदमी पार्टी है? अब जैसा मैंने बताया, बगावत के बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दो तरफा अटैक किया है। एक सीधा सीधा बीजेपी पर, बंगाल पहुंच गए प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के पक्ष में, और दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अब सत्याग्रह शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। कैसा सत्याग्रह, पहले यह जान लीजिए जरा। अरविंद केजरीवाल ने आज बाकायदा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी और उसके बाद एक वीडियो जारी किया। 9 मिनट से ज्यादा वीडियो है वो। अरविंद केजरीवाल उस वीडियो में और चिट्ठी में कह रहे हैं, शराब घोटाले के मामले में अब मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। हाईकोर्ट में अपील चल रही है सीबीआई की, लोअर कोर्ट से बरी हुए थे अरविंद केजरीवाल। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं हाईकोर्ट में मैं पेश ही नहीं होऊंगा, और मैं तो क्या, मेरा वकील भी पेश नहीं होगा। यही हमारा सत्याग्रह है। अब जरा सोचिए, अक्यूज्ड या आरोपी अगर कोर्ट में पेश ही नहीं होगा, उसका वकील भी पेश नहीं होगा, तो मुकदमा आगे कैसे चलेगा? कानूनी पेच क्या है वो भी आपको अभी बताता हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी चिट्ठी में और वीडियो में आगे ये कहते हैं कि स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद मेरी टूट गई है। मेरा गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का यह फैसला है। अंतरात्मा की आवाज पर मैंने यह फैसला किया है। झूठे केस में मुझे फंसाया गया, साजिश रची गई, चुनी हुई सरकार को गिराया गया। अब मैं अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा हूं, हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। आगे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए गांधी जी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। जस्टिस स्वर्ण कांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव है। सॉलिसिटर जनरल जज साहिबा के दोनों बच्चों को केस देते हैं। उनके बेटे को 2023 से 25 में 5,904 केस मिले। जज के बच्चों का भविष्य एसजी तय कर रहे हैं। क्या जज साहिबा उनके खिलाफ जा पाएंगी? एक तो ये। दूसरा वो ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि आरएसएस विचारधारा वाली सरकार ने मुझे जेल भेजा और जज साहिबा उसी विचारधारा से जुड़े, आरएसएस से जुड़े एक कानूनी मंच पर बार बार जाती हैं। मैं उस विचारधारा को दोषी हूं। निचली कोर्ट ने मुझे निर्दोष घोषित किया है। अब जरा सोचिए, उस विचारधारा के मंच पर जाने वाली जज से मैं न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? ऐसे में मुझे न्याय कैसे मिल सकता है? जरा आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में क्या बोले आज, सुनिए। 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी
उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सफाई या उनका जो ऑर्डर था कुछ दिन पहले का, वो भी आपको याद दिला दूं जरा। जब अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए, एक बार नहीं, एक बार तो खुद पहुंच गए, फिर उसके बाद वर्चुअली एक दो बार पेश हुए और कहा कि जज साहिबा आपको इस केस से हट जाना चाहिए। तो उस आदेश में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था, मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। अगर हट गई तो गलत संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से किसी भी जज को कोई भी आरोपी हटवा सकता है। तो यह आदेश था। पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अरविंद केजरीवाल अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं मैं इसको सुरक्षित रख रहा हूं, अपने राइट को, अपने हक को, और बाद में तय करेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर फिलहाल सत्याग्रह पर बैठेंगे। हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे, ना मेरा वकील जाएगा। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कौन है, जो पिछले कुछ हफ्तों से विवादों में है? आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने। बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। 1991 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। 2004 में डीयू से ही एलएलएम किया। 24 साल की उम्र में मजिस्ट्रेट बन गई। 35 साल की उम्र में सेशंस जज बनी। दिल्ली जिला अदालतों में कई पदों पर रही और 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज बनी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, और कई हाई प्रोफाइल केसेस में फैसले दे चुकी हैं जज साहिबा। अब दरअसल कोई आरोपी पेश ना हो तो फिर केस कैसे आगे बढ़ता है? कुछ कानूनी पेचीदगियां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई आरोपी कोर्ट में पेश ना हो तो जज या मजिस्ट्रेट उसे समन जारी करते हैं। समन के बाद भी अगर वो पेश ना हो तो बेलेबल वारंट जारी किया जा सकता है, और बेलेबल वारंट के बाद भी अगर आरोपी पेश नहीं होता है तो एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट, जारी किया जा सकता है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है कि उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करिए, उसके खिलाफ केस चलाना है। और जब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में वो पेश हो जाता है तब जज तय करते हैं कि इन्हें बेल देनी है या जेल भेजना है। और पेश नहीं होने पर एक नया केस भी उनके खिलाफ शुरू हो सकता है, जो कि बीएनएस की धारा 209 के तहत कार्रवाई है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है, कुर्की भी हो सकती है। भाटी जी आगे सही बता रहे हैं बिल्कुल। अब अरविंद केजरीवाल ने एक तो दिल्ली की हाई कोर्ट की जज के खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू कर दिया, और दूसरा, अरविंद केजरीवाल पिछले 1-2 दिन से बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ के पक्ष में प्रचार करने भी पहुंच गए और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना लगाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस प्रचार में मोदी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, ये नारा लगाया। फिर ममता बनर्जी के पक्ष में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल बोले, मोदी जी चुनाव ईमानदारी से जीतना नहीं चाहते, पूरी बंगाल के चुनाव में पूरी मिलिट्री उतार रखी है, बंगाल के लोग आतंकवादी हैं क्या, मोदी जी इस बार डर गए हैं, एसआईआर से नाम कटवा दिए। 75 साल से इतना कायर पीएम नहीं देखा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आप भी सुनिए क्या बोले केजरीवाल। मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, अगर इतनी बेईमानी करने के बाद भी, ईडी का इस्तेमाल करने के, और मेरे को पता चला है पूरे देश से मिलिट्री बुला रखी है यहाँ पे। क्या जरूरत है मिलिट्री की भाई? बंगाल के लोग क्या आतंकवादी हैं? उसके बाद भी अगर मोदी जी चुनाव हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, इस्तीफा दोगे मोदी जी? चुनाव प्रचार दूसरे दौर का खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल बंगाल चुनाव में उतरे हैं, पहुंचे हैं। क्यों? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, बगावत के बीच कोर्ट में सत्याग्रह पर क्यों बैठे केजरीवाल? इस सत्याग्रह का मतलब क्या है? और दूसरा,
आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी 1-2 दिन में बंगाल चुनाव में क्यों उतरी है आम आदमी पार्टी? वैसे तो राहुल गांधी भी आखिरी 2-3 दिन में ही उतरे हैं, पर अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है? अरविंद केजरीवाल की रणनीति आज बताएंगे। आम आदमी पार्टी से आ गए हैं अनुराग ढांडा, सबको स्क्रीन पर लाइए। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी की तरफ से आज बोलेंगे। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह आ गए, कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता हैं, यहां समाजवादी पार्टी से स्टूडियो में राजकुमार भाटी आ गए। मेरे साथ विजय त्रिवेदी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा।